मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ। चलिए, अब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक लास्ट टॉपिक है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट हमने थोड़ा सा पढ़ा था। तो हम रिवाइज कर लेते हैं 2-4 मिनट, ठीक है। और उसके बाद फिर हम सॉरी आगे क्यों जाता है। कुछ डेफिनेशंस थोड़ा समझ लें कॉन्सेप्चुअली, क्योंकि अगर वो समझ में आएंगी तो फिर हम एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर सकेंगे। पहली चीज तो जो हमने कोर्स में पढ़ी है उसको याद रखने की जरूरत है कि सॉफ्टवेयर के अंदर जब भी कोई काम होता है तो ये डिफरेंट क्यों है। इसलिए कि ये ना नजर आता है, ये इट्स नॉट फिजिकल, उसका साइज और कॉम्प्लेक्सिटी फिजिकल नहीं है ना। इसलिए उसकी एस्टिमेशन में, उसकी कॉस्टिंग में, उसके हैंडलिंग में मुश्किल होती है, ठीक है। अगर मैं आपसे कोई टेंजिबल चीज कहता हूँ तो आपको समझ में आ जाती है क्योंकि वो नजर आती है। मसलन गाड़ी की एग्जांपल ली जाए तो सुजुकी और मर्सिडीज का फर्क देखा हुआ है, सुना हुआ है, समझ में आ जाता है। इसी तरह से छोटा सा घर और एक महल, दोनों में फर्क समझ में आ जाता है, ठीक है। कि व्हाट इज स्मॉलर, व्हाट इज लार्जर, व्हाट इज लेस कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज मोर कॉम्प्लेक्स। सॉफ्टवेयर में क्योंकि इनटेंजिबल है इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी समझ में नहीं आती है। तो इसलिए इसकी एस्टिमेशन भी मुश्किल है और इसकी मैनेजमेंट भी मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात सही है कि भाई क्योंकि इनटेंजिबल है, कॉम्प्लेक्सिटी। और फिर ये जो डेवलपमेंट है सॉफ्टवेयर की वो फिजिकल नहीं है, ठीक है। वो मेंटल है, यानी सॉफ्टवेयर बनाना, इंस्टॉल करना, डिप्लॉय करना, ये सारे काम दिमाग से करने। इसलिए ऐसा बहुत मुमकिन है कि आप फिजिकली सही लग रहे हो लेकिन दिमागी तौर से कोई परेशानी है, कोई गम है, तो योर परफॉर्मेंस वुड नॉट बी एज नॉर्मल एज यू यूज्ड टू, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा प्रोग्रामर है लेकिन 3 दिन से उसे लॉजिक नहीं बन रही है, जाके पूछेंगे तो पता चलेगा उसके घर में कोई परेशानी है, अम्मी की, अब्बा की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटलाइज है। तब ये सारी चीजें हैं। तो ये बात समझ में आ रही है, इनटेंजिबल और मेंटल डेवलपमेंट, ये दो बातें समझ में आ रही है। डू यू अंडरस्टैंड दोस्त स्टूडेंट्स? जाग रहे हैं या नहीं जाग रहे? बात समझ में आ रही है भाई? यस सर। जी सर, आ रही है। अब क्योंकि इंटेंजिबल है, मेंटल है, तो इसको मैनेज करना जरा मुश्किल काम है। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से पहले हम ये समझ लेंगे दिस इज डिफरेंट। सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ये थोड़ी सी डिफरेंट है। विजिबिलिटी नहीं है, यानी कराची से हैदराबाद सड़क बनानी है तो विजिबल है, नजर आ रही है प्रोग्रेस, तो इसमें प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही है, इसलिए मैनेज करना मुश्किल है। दूसरी इसकी जो एस्टिमेशन है वो मुश्किल है, परफॉर्मेंस लोगों की मेजर करना मुश्किल है, ठीक है, अनलेस के मैंने उसके साथ काम किया हो। अब मैंने प्रोजेक्ट मैनेज करना है, छोटा प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत लार्ज प्रोजेक्ट। तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं? हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम टेक्नीशियन नहीं है। टेक्नीशियन कौन है? टेक्नीशियन वो है जिसको डेटाबेस बनानी आती है और प्रोग्रामिंग आती है, वो टेक्नीशियन है, ठीक है। जैसे अगर आपने घर बनाना है तो एक मिस्त्री होता है, मिस्त्री क्या करेगा, उसको ईंटें चुनना आती हैं, मतलब वो मसाला लगा के ईंटें लगा सकता है, जैसे आप कहेंगे वो कर देगा। फर्स्ट फ्लोर पे कहेंगे वैसे कर देगा, सेकंड फ्लोर पे कह देंगे वैसे कर देगा, बड़ा कमरे का साइज देंगे तो वहां बना देगा। तो ही जैसे टेक्नीशियन। लेकिन एक आर्किटेक्ट है, वो बताता है कि भाई कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ दरख्त, कहाँ दरवाजा छोड़ना है, कहाँ खिड़की छोड़नी है, कहाँ लेंटर लगाना है। तो ये एक पूरा जिसको बिग पिक्चर पता हो वो इसको संभालेगा। तो वो टेक्नीशियन नहीं है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसको बिग पिक्चर पता हो।
प्रोसेस क्या होते हैं, टीम क्या होती है, क्वालिटी क्या चीज होती है, रिस्क क्या होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? मतलब ये यू गॉट अ लार्जर बिगर पिक्चर, ताकि इसलिए तो पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि हम ये क्यों पढ़े हैं, ये थ्योरी है और शायद इस्तेमाल नहीं होगी। तो बात ये कि थोड़ी थोड़ी चीजें आपको सब इसलिए पढ़ाई जा रही है कि आप टेक्नीशियन ना हो, आप मिस्त्री ना हो, ठीक है। तो खाली डेटाबेस यानी ये लॉजिक दे दिए बना लो, लेकिन ये कहाँ जाके फिट होगी, ये किस क्लास में एक्सेस होगी, और फंक्शन कौन सा बनाना है और क्यों बनाना है, और लूजली कपल्ड क्या चीज होती है, और अलग अलग मॉड्यूल को हैंडल करना, मेंटेन करना, ये क्या चीज होती है, कोडिंग कन्वेंशन क्यों होते हैं, नेमिंग कन्वेंशन क्यों होते हैं, ये थ्योरी है। ठीक है, तो मैं इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ कि अगर ये चीजें पता होंगी तो आई विल बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वरना जब मैं इंडस्ट्री में जाऊंगा तो आई एक्ट एज ए टेक्नीशियन, और फिर मुझे थोड़ी सी घबराहट होगी कोई चीजें। ठीक है, तो माइंडसेट चेक कर लीजिए कि आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। उनमें से एक यह है कि एक प्रोजेक्ट दिया गया है, उसको मैनेज करना है, बट नॉट नाउ, बट जैसे जैसे अपने करियर में जाएंगे तो खाली सॉफ्टवेयर बनाएंगे नहीं, टीम को हैंडल करेंगे और प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती क्या चीज है, कैसे होती है, तो वो थ्योरी हम पढ़ेंगे। तो ये चीज तो हमें पता चल गई कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, और सॉफ्टवेयर का जो प्रोजेक्ट है वो डिफिकल्ट होता है क्योंकि इनटेंजिबल होता है, नजर नहीं आ रहा होता है। अब एज्यूम करिए आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आपको एक बैंक में भेज दिया गया है कि जनाब ये ह्यूमन रिसोर्स, जो मैंने आखिरी वो दिया आपको असाइनमेंट किया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। एंड आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और आपको बता दिया गया कि भाई ये बनाना है, तो आप इसकी रिक्वायरमेंट ले लीजिए और हमें बता दीजिए कि कितने महीने में बनेगा और कितनी कॉस्ट लगेगी या कितनी एफर्ट लगेगी। क्योंकि आपने प्रोजेक्ट मैनेज करना है ना, सॉफ्टवेयर तो बनाना है, लेकिन वो प्रोजेक्ट को उस टाइम पे और उस कॉस्ट पे खत्म करके दे रहा है जो भी आप बताएंगे। ये ऐसे ही जैसे आपको 7वें सेमेस्टर में FIP आपको बताया जाएगा, सिलेक्ट कर ले। अब आप कहेंगे उसमें 9 महीने में ये कर लूंगा, तब आपकी चॉइस है, तो आप बताएंगे कि कितने दिन में और क्या स्कोप है और कितना सब कुछ होगा। तो ये आपकी एस्टिमेशन है। तो वो एस्टिमेट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए, स्कोप पता होना चाहिए, और हमें एस्टिमेशन की टेक्निक्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने थ्योरी पढ़ी होगी तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे। पहली प्रोजेक्ट में करेंगे तो अच्छा नहीं करेंगे, दूसरे तीसरे प्रोजेक्ट में बेहतर करने लगेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी हमें। ठीक है, तो यहाँ हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। इस बैकग्राउंड के साथ हम जरा आगे जाते हैं। ठीक है, कि हमारी जो भी मेथडोलॉजी है, तो कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि सर हमें एस्टिमेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो आखिरी 10-15 मिनट्स हम एस्टिमेशन को जो हमने पढ़ा था दोबारा से देख लेंगे और इसमें आपके सवाल ले लेंगे। पढ़ा तो मैंने दिया था, लेकिन सवाल क्या है, जहन में क्या मुश्किल आ रही है, वो हम थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, तो जिस तरह हमने कल लास्ट टाइम रिस्क को जल्दी पढ़ लिया था क्योंकि लोगों को रिस्क का चैलेंज आ रहा था। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज, लेकिन इस बैकग्राउंड के साथ मैं क्विकली थोड़ा सा आगे चलूंगा। सॉरी। ठीक है, अगर याद हो अभी हमने इस लेक्चर में क्या बात हुई है कि आपने टाइम और कॉस्ट बतानी होगी। ठीक है ना, ये कितने टाइम में होगा और कितनी कॉस्ट में होगी। तो ये कैसे पता चलेगा, ये डिपेंड करेगा कि कितना छोटा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो अभी छोटा प्रोजेक्ट क्योंकि इनटेंजिबल है, नजर नहीं आता है, तो ये किसी को देखना पड़ेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर को मालूम होना चाहिए छोटा और बड़ा क्या होता है, लेस कॉम्प्लेक्स और मोर कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर चुका होगा, एस्टिमेशन उसको आती होगी, स्कोप को समझता होगा। ठीक है, अब उस डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे हैं, ये 7th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। अगर मुझसे पढ़ा या किसी और से पढ़ा तो फिर हम उसमें डिटेल करेंगे, स्कोप क्या चीज होती है, स्कोप से हम टाइम और कॉस्ट बता दें। बट एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि एस्टिमेशन कैसे होती है। यू आर नॉट ए टेक्नीशियन। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे इसलिए डिटेल में नहीं जा रहे। जी, क्वेश्चन है काशिफ साहब का। काशिफ सर अटेंडेंस। सर अटेंडेंस ले लीजिए, अटेंडेंस ले लीजिए। चलिए, तो जरा अटेंडेंस बोल देंगे, जो इम्पोर्टेंट काम है वो हो जाए, फिर जिसने रुकना है वो रुके, जिसने नहीं रुकना है वो ना रुके। चलिए, मैं जरा चैट भी ऑन कर लूँ, कुछ लोग चैट पे बोलते जाते हैं। चलिए,
चलिए देखिए चैट पे बहुत सारे जवाब आ रहे हैं जो मुझे पता ही नहीं था। चलिए अहमद रजा जहाज नहीं, 11-12 लोग। मोहम्मद अली खान, Present. मरियम अजहर, प्रेजेंट। सर present बोला था मैंने मोहम्मद अली खान ने। हाँ मैंने अटेंडेंस गलती से नहीं लगा, अब मैंने बटन दबाया था लेकिन लगा नहीं। चलिए अब्दुल्ला बिन हुसैन, असदुल्ला बिन हुसैन, सॉरी सर उन्होंने चैट में बोला है। चैट में बोला है। चलिए नेहा फातिमा, प्रेजेंट। मोहम्मद हसीब, सर चैट में बोला है। मोहम्मद काशिफ, सॉरी प्रेजेंट सर। सुमेश कुमार, विशाल कुमार, मोहम्मद माज, प्रेजेंट सर। अब्दुल मुस्तफ़ा, हसन नवीद। सर इनकी दादी का आज सुबह इंतकाल हो गया तो ये आज क्लास नहीं ले सके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इस बात पे अटेंडेंस लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए मुझे पता नहीं है, बट ही इज नॉट प्रेजेंट। सर मुझे खुद नहीं पता, उन्होंने बोला था कि बस इन्फॉर्म कर दो मैं टीचर्स को आज जो क्लासेस हैं इनकी। चलिए इससे अगर मेरे दर्जा में बुलंदी हो रही है तो मैं लगा देता हूँ रबीउल मुगल, बट दिस इज नॉट चलिए है बस पे ज्यादा है। ठीक है रबी सर present बोला है उन्होंने चैट। ठीक है। हातिम शब्बीर, हातिम, जवाद शेख, मोहम्मद तौफीक, तंजील उर रहमान, सर मोहम्मद तौफीक ने चैट में बोला है और तंजील ने भी। मोहम्मद तौफीक, तंजील उर रहमान, सैयद वाज अली। प्रेजेंट सर। चलिए अब जो रह गए मैं उनके नाम कॉल कर लेता हूँ। और अहमद रजा और समोश कुमार, विशाल कुमार और अब्दुल मुस्तफ़ा और हातिम शब्बीर, जवाद शेख, बस ये लोग हैं। इनमें से कोई रह गया तो बता दे, अदरवाइज हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं। ठीक है चलिए अटेंडेंस हो गई आपकी। ठीक है चलिए ठीक है। अब ये वही चीजें एग्रीड टाइम एंड कॉस्ट, तो एग्रीड टाइम आप ही देंगे, कॉस्ट भी आप ही बताएंगे। ठीक है और ये आखिरी चीज है कि जो कस्टमर ने कहा है उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है ये तो बात है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से। आखिरी वाली चीज है जब आप लोगों के साथ काम करेंगे तो आपको टीम को हैंडल करना, उनसे काम लेना भी आना चाहिए। तो ये एक टीम लीड का या प्रोजेक्ट मैनेजर का एक अलग काम है, एस्टिमेशन के अलावा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अलावा पीपल हैंडलिंग। ठीक है तो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, इसमें हम नहीं जा रहे हैं। कोई सवाल है तो पूछ लेंगे वरना हम आगे जाएंगे। अभी वो वाली बात है जो मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि सॉरी इंटेंजिबल होती है। ठीक है तो इंटेंजिबल से क्या होता है कि इसकी स्कोप को लॉक करना, समझाना और इस पे एस्टिमेशन करना एक मुश्किल काम है। ठीक है पहली काम। फिर उसकी प्रोग्रेस को मैनेज करना, विजिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है तो ये एक चैलेंज है। ठीक है तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के उसमें पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल ये एक चैलेंज है। ठीक है बाकी चीज़ें भी हमने पढ़ ली थी कि वन ऑफ प्रोजेक्ट होते हैं और प्रोसेस वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपने एक ऊंची बिल्डिंग बनानी है तो उसमें सरिया और सीमेंट तो लगेगा ही लगेगा, लकड़ी की नहीं बन सकती 15 मंजिला। ठीक है तो लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि वो आप एजाइल से भी बना सकते हैं, वाटरफॉल से भी बना सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंट है सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। ठीक है ये वो फैक्टर हैं जो प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, साइज को, कॉम्प्लेक्सिटी को, सारी चीज़ों को। ठीक है तो साइज, टाइप, कंपनी साइज, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है तो हमने प्रोसेसेस पढ़े हैं। तो हमने जो असाइनमेंट किया है आखिरी, उसमें एक छोटा प्रोजेक्ट है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है।
तो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट हो गए। टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करेगा हमारे प्रोसेसेस को। एक प्रोजेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिस्की है, लार्ज है, तो उसकी हैंडलिंग किसी और तरह से होगी। जैसे होता है ना कि कोई एक आदमी बहुत ही बीमार है सख्त, तो उसको आईसीयू में ले जाया जाता है। लेकिन अगर एक आदमी की बीमारी छोटी सी है तो फिर उसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है उसमें सारी। तो यहाँ पर भी ऐसी है कि एक प्रोजेक्ट में जितना रिस्क नहीं है साइज, तो उसकी हैंडलिंग किसी और तरह से होगी। तो इसलिए हमने प्रोसेसेस पढ़े हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस, और हमें मालूम होना चाहिए एज ए सॉफ्टवेयर कि अगर ये छोटा लेस कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तो कैसे हैंडल होगा, उसका पहला प्रोसेस, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा। अब ये प्रोसेस इसलिए नहीं पढ़े कि एग्जैक्टली सेम इस्तेमाल होंगे, पढ़ इसलिए लिए हैं कि हमें मालूम हो कि अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, अगर हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एक बैंक जो बहुत ही प्रोग्रेसिव है और डिसेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए कुछ और होगा। लेकिन एक सॉफ्टवेयर है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, जिसमें कल्चर जो है वो प्रोग्रेसिव हेल्दी नहीं है, वहाँ सिफारिशें चलती हैं, वहाँ खास लोग होते हैं, तो वहाँ पर काम करना, प्रोजेक्ट को मैनेज करना, डिलेज आएंगे, फ्रस्ट्रेशन आएगी। तो ये प्रोजेक्ट का जो साइज है वो बढ़ जाएगा, प्रोजेक्ट पे हैंडलिंग मुश्किल हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, टीम साइज बढ़ जाएगा। हालांकि वो काम उतना ही है, लेकिन बिकॉज ऑफ द अनप्रोग्रेसिव रिस्पॉन्स या अनहेल्दी ऑर्गेनाइजेशन आपका प्रोजेक्ट का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, आखिरी चीज डेवलपमेंट प्रोसेस है, आप कौन से तरीके से करेंगे। तो जो तरीका आपको आता है अच्छी तरह से वो आप करेंगे। ठीक है, ये हम आगे चलते हैं। प्लानिंग वाला पार्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, आगे आगे क्यों भाग रहे हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, पीपल्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये तीन मेजर काम है जो प्रोजेक्ट मैनेजर ने करने हैं प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले। शुरू करने से पहले, जैसे अगर मकान बनाना है तो मकान बनाते वक्त नहीं प्लान होने की, शुरू करने से पहले कितना टाइम लगेगा, टीम कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ से आएगा, बजरी और सरिया कैसे खरीदा जाएगा, कहाँ से आएगा, कौन सी गाड़ी से आएगा, मजदूर कहाँ से आएंगे, छत कैसे भरी जाएगी, कौन सी तारीख को भरी जाएगी, कितने दिन तक लगी। अब ये सारी डिटेल है। तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर बनाने में पहली चीज तो स्कोप पता चले, साइज पता चले। ये पता चल गया तो ये जनाब इसमें बीए कौन है, डेवलपमेंट टीम कौन है, टेस्टिंग कौन सी है, ये कब फारिग हो रहे हैं, अभी तो दूसरे प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं, तो हम कब से शुरू कर सकते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, तो 15 दिन से पहले ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सकता है क्योंकि बाकी टीम हमारी वहाँ इन्वॉल्व है। तो फिर लोगों को असाइन करना, एस्टिमेट करना, ये प्लानिंग वाला पार्ट है। जनाब हम ये 4 महीने में कर पाएंगे अगर ये ऐसा हुआ, लेकिन बस फेज में 6 महीने हो जाएगा। अगर वो लोग टाइम नहीं दे पाते हैं या नहीं करते हैं तो 6 महीने हो जाएगा। तो ये प्लानिंग वाला पार्ट हो गया। ठीक है, नंबर 2 क्या है, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इन एनी प्रोजेक्ट। तो किसी को प्रोजेक्ट की टेम्पलेट वो याद है, पैरामीटर्स, एट्रीब्यूट्स मैंने बताए थे लास्ट सेशन में। किसी को मालूम है कि प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, किसको प्रोजेक्ट कहते हैं और कौन सी प्रोजेक्ट नहीं होता है? किसी को याद है? एनीबॉडी? व्हाट इज अ प्रोजेक्ट एंड व्हाट इज नॉट अ प्रोजेक्ट? याद है? नहीं याद है तो बता दें, याद है तो बता दें। चलिए, याद है मगर बताना नहीं है सर। चलिए, तो किसी भी प्रोजेक्ट पे रिस्क हो सकते हैं, टीम हो सकती है। प्रोजेक्ट क्या चीज होती है? प्रोजेक्ट में 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बट दीज आर द प्राइमरी एट्रीब्यूट्स। पहली चीज, प्रोजेक्ट टेम्परेरी होगा। टेम्परेरी का मतलब है एक प्रॉब्लम को लेके प्रोजेक्ट इनिशिएट होगा, जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी FIP भी यही होती है कि आप किसी प्रोजेक्ट स्टेटमेंट को लेते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए FIP डिलीवर करते हैं। तो आपके FIP डिलीवरी से वो प्रोजेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो यूनिक प्रॉब्लम होगा, यूनिक ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ये पहला एट्रीब्यूट है। दूसरा एट्रीब्यूट है कि जनाब सॉरी, ये यूनिक ऑब्जेक्टिव ये दूसरा है। पहला है कि टेम्परेरी होगा, यूनिक ऑब्जेक्टिव होगा। तीसरा है कि जनाब उसको करने के लिए टीम चाहिए होगी, पैसे चाहिए होंगे, वक्त चाहिए होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि जनाब आपकी क्लास अटेंड करना हर सेमेस्टर में, दैट्स नॉट ए प्रोजेक्ट, ये दैट्स ए रूटीन वर्क। असल में रूटीन वर्क और प्रोजेक्ट में फर्क क्या होता है? जो आप रोजाना उठ के करते हैं रूटीन के अंदर, वो प्रोजेक्ट नहीं होता है।
जो आप किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट करते हैं, दैट इज अ प्रोजेक्ट। मसलन तो आपका रोजाना क्लास अटेंड करना इज नॉट अ प्रोजेक्ट, ठीक है। हर सेमेस्टर में क्लास होती है, दैट्स अ रूटीन वर्क। एग्जाम होता है, दैट्स अ रूटीन वर्क। बट व्हाट इज अ प्रोजेक्ट? इंटर करने के बाद मेरा एक यूनिक ऑब्जेक्टिव था कि मैंने ये चीज़ सीखनी है और सिस्टम्स लिमिटेड में नौकरी करनी है, ठीक है। तो ये यूनिक ऑब्जेक्टिव कब पूरा होगा? जब मैं 4 साल लगा लूंगा, चीज़ें सीख लूंगा, डिग्री मेरे हाथ में होगी, फिर मैं इंटरव्यू में जाऊंगा, मैं नौकरी करूंगा। तो यूनिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। क्या है जी? मुझे स्किल सेट सीखना है, उसके लिए मैं 4 साल लगा रहा हूँ। टेम्परेरी कैसे है? 4 साल है। जिस दिन पहला क्लास मैंने ली थी सेमेस्टर की, वो मेरा स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट था, और जिस दिन मैं फाइनल एग्जाम दे पाऊंगा और पास हो जाऊंगा, उस दिन मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, मेरे पास डिग्री आ जाएगी, ठीक है। और उसके लिए मुझे पैसे अम्मी अब्बा ने दिए थे, यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, टाइम, एफर्ट्स, ठीक है। तो ये इसलिए प्रोजेक्ट है। अब उसमें रिस्क आ सकते हैं, प्रोजेक्ट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में रिस्क आ सकते हैं, एनी थिंग कैन गो रॉन्ग, ठीक है। तो हमने इसमें पढ़ लिया था थोड़ा सा, हार्ड डिस्क फेल हो सकती है, रिक्वायरमेंट ज्यादा हो सकती है, रिक्वायरमेंट गलत हो सकती है, कस्टमर छोड़ के जा सकता है, वो रिस्क हमने पढ़ लिए थे। अब उसको असेस कैसे करेंगे, उसको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तीसरी चीज है, हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर के जो प्रोजेक्ट हैं वो ह्यूमन इंटेंसिव एंड कम्युनिकेशन इंटेंसिव होते हैं। तो जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर है सॉफ्टवेयर में, उनमें लोगों को हैंडल करना आना चाहिए, लोगों से काम लेना आना चाहिए, ठीक है। जहाँ 50 लोगों की टीम है, 150 लोगों की टीम है, 300 लोगों की टीम है, हमें अभी तो हम FIP में जाएंगे तो 3 लोग होंगे, उनसे वही नहीं हमसे हैंडल होंगे, ठीक है। सुपरवाइजर नहीं हैंडल होगा हमसे, हमारा मतलब बहुत सारे लोग हैं ना, ज्यूरी हैंडल नहीं होगी, क्योंकि हमें हैंडल करनी नहीं आती ना, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट हम पढ़ चुके थे, उसको हम, ठीक है। अभी ये मैंने थोड़ा सा बताया था प्लान का क्या मतलब है। 3 चीजें होती हैं, लिस्ट ऑफ टास्क, कौन करेगा और कब करेगा, ये 3 चीजें, तो आपका प्लान बन गया, बहुत डिटेल होगा, ठीक है। और ये भी हमने पढ़ लिया था, रिपोर्टिंग करता है और प्रपोजल राइट करता है। ये हमने 10 नॉलेज पढ़े थे, लेकिन उनमें से पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज अगर आपको नजर आ रहा है तो ये प्रोजेक्ट स्कोप, ये पहला पैरामीटर है। ये प्रोजेक्ट स्कोप इसलिए रखते हैं कि फिजिकल उसमें तो स्कोप नजर आता है ना, कि 1 टेबल चाहिए या 10 टेबल चाहिए। तो 1 टेबल इज ए स्मॉलर प्रोजेक्ट, 10 टेबल इज ए लार्जर प्रोजेक्ट। अब टेबल की कॉम्प्लेक्सिटी, डिजाइन, कलर, मेक बहुत ही टिपिकल है तो उसकी में एफर्ट ज्यादा लगेगी, सादी सी है तो कम लगेगी, ठीक है ना। तो एक टेबल कितनी खूबसूरत है, कितनी मेहनत लगती है। एक टेबल में 10 दिन लगते हैं, तो 10 दिनों में, 10 टेबलों में 100 दिन लगेंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर सादी सी टेबल है तो 2 दिन में बन जाती है, तो 10 टेबल है 20 दिन में बन जाएंगी। अब टेबल के स्कोप पे या प्रोजेक्ट के स्कोप पे डिपेंड करेगा कितना टाइम और कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो इनटेंजिबल होने की वजह से स्कोप का डिफाइन होना और एग्री होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये नंबर 2 हो गया, ये पहला हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया। सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो क्वालिटी होनी चाहिए। अभी क्वालिटी क्या है, तो 7th सेमेस्टर में पूरा कोर्स पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, SQA, ठीक है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक अलग कोर्स पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का अलग कोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अब ये हमें जब काम कराना है तो हमें मालूम है टीम चाहिए, हमें प्रोजेक्ट मैनेजर भी चाहिए, बिजनेस एनालिस्ट या रिक्वायरमेंट इंजीनियर भी चाहिए, हमें जावा के 10 डेवलपर भी चाहिए हमें। तो अब ये सारी ह्यूमन रिसोर्स है। तो एग्जिस्टिंग टीम में से लोग स्पेयर किए जाएंगे और इस प्रोजेक्ट पे डाले जाएंगे। तो प्रोजेक्ट 1 महीने से पहले शुरू क्यों नहीं हो सकता, ये सारे लोग दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, जब ये फ्री होंगे या हायर किया जाएगा। तो इतनी जल्दी हायर होते नहीं है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन मैनेजमेंट को छोड़ देते हैं। रिस्क मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया था कि रिस्क क्या चीज होती है, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग। तो इसमें असिस्ट करना, स्ट्रेटेजी बनाना और उसको मैनेज करना, ठीक है। प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट क्या चीज होती है, कि इस प्रोजेक्ट के लिए कोई चीज खरीदी जा रही है, तो नॉर्मली आपके पास पहले से चीजें मौजूद होती हैं, यानी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए मशीन चाहिए, एक बैठने की जगह चाहिए, AC चाहिए, चाय चाहिए, ऑफिस चाहिए। तो ये सारी चीजें नॉर्मली आपके पास होती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो खास मशीन पे होगा, तो उसके लिए प्रोक्योरमेंट करनी पड़ेगी। कोई फॉर एग्जांपल मैं पेरोल बना रहा हूँ जिसमें सैंपल कार्ड खरीदने पड़ेंगे और मशीनें खरीदनी पड़ेंगी जो कार्ड को स्वैप करती हैं, तो ये मुझे चाहिए होगा, ठीक है। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, सारे लोगों को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, ये
हम आगे चलते हैं। रिस्क मैनेजमेंट ये हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, और ठीक है। तो जब भी आप प्रोजेक्ट करेंगे, खाली सॉफ्टवेयर का नहीं, कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे पुल बना रहे हैं, चाहे गाड़ी बना रहे हैं, चाहे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो समथिंग कैन गो रॉन्ग। दुनिया एक आइडियल दुनिया नहीं है ना। दुनिया में हड़तालें हो सकती हैं, कोरोना वायरस आ सकता है। हमने सोचा था कि हम पढ़ाई करेंगे जाके क्लासरूम में, तो 3 महीने से हम घर बैठे हुए हैं। तो एनीथिंग कैन गो रॉन्ग। अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे? अब आइंदा अगर दुनिया में कोरोना वायरस आया, इस तरह का आया, तो हम तैयार होंगे। ऑनलाइन चीजें अभी तो तैयार नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी तैयार नहीं है, क्योंकि इसके लिए वो मेंटली तैयार नहीं थी ना, पता ही नहीं था कि इस तरह भी हो सकता है। लेकिन आइंदा 2-3 सालों में फिर हम ऑनलाइन की, जिस तरह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, पहले से तैयार थे कि ऑनलाइन सिस्टम कैसे होता है, अटेंडेंस कैसे होती है, असाइनमेंट कैसे होता है। टीचर भी तैयार थे, बच्चे भी तैयार थे, कई सालों से कर रहे हैं ना ऑनलाइन टीचिंग। हम लोग तैयार नहीं है, तो कुछ यूनिवर्सिटी ने मेहनत करके सीख लिया, लेकिन तो ये वो है, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बना रहे थे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अनसर्टेन। ठीक है ना, तो उसको एंटिसिपेट करना और उसको अवॉइड करना, ये हमारे पास होता है। तो ये हमने पढ़ लिया था। प्रोजेक्ट रिस्क हो सकते हैं, प्रोडक्ट के रिस्क हो सकते हैं, तो हम प्रोजेक्ट रिस्क में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। ये प्रोजेक्ट के रिस्क हैं। लोगों का छोड़ के जाना, स्टाफ टर्नओवर एक रिस्क है। मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी, प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया, भाई नहीं करना है, ये पैसे नहीं हमारे पास, इसको खत्म करो, ये रिस्क है। हार्डवेयर की अनअवेलेबिलिटी, ये सारे रिस्क हैं। ठीक है, तो ये जो भी एक्सपीरियंस आदमी होगा उसको मालूम होगा कि इस तरह की चीजें हो सकती है। ठीक है, तो अब दैट डिपेंड्स ऑन दैट प्रोजेक्ट यू डू। फॉर एग्जांपल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ बिजनेस मोबाइल फोन एप्लीकेशन बनाती है, तो आपके रिस्क किसी और तरह के होंगे। या आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो सिर्फ एप्पल कंप्यूटर पे, आईओएस पे बनाती है, तो आपके रिस्क अलग तरह से हो सकते हैं। या आपकी कंपनी जो है वो सिर्फ इंश्योरेंस का सिस्टम और फलाने फलाने टूल पे बनाती है, तो आपके रिस्क बिल्कुल स्पेसिफिक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपके बिजनेस पे भी। ठीक है ना, और आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते। ठीक है, अब एक चीज और भी है जो आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, कि अब जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन आ रही है हर चीज में, कि वैसे सॉफ्टवेयर में भी स्पेशलाइजेशन आ रही है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो हो सकती है, क्या किसी भी चीज की होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपने अपने एरिया को या अपने अपने स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट करते जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंश्योरेंस के सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बैंकिंग के सॉफ्टवेयर बनाते हैं और कुछ नहीं काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो फार्मास्यूटिकल के बनाते हैं। ठीक है ना, कुछ लोग हैं जो ईआरपी बनाते हैं खाली। तो डिपेंडिंग ऑन द अपॉर्चुनिटी, टीम एंड स्पेशलाइजेशन, आप अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपके चैलेंजेस आएंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि पहले तो आप एज ए एक्सपीरियंस पर्सन, आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं इस प्रोजेक्ट पे। ठीक है, तो क्योंकि आप एक्सपीरियंस हैं, 3 साल से, 10 साल से, 5 साल से कर रहे हैं, तो आपको मालूम होता है ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। वो लिस्ट डाउन कर लेंगे। तो लिस्ट डाउन इज लाइक आइडेंटिफिकेशन। फिर उस पे एनालिसिस का मतलब ये नहीं है घंटों बैठ के, तो आप देखेंगे कि उसमें क्या हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऑफिस में आग लग गई तो क्या होगा, ये कर लेंगे। और अगर ये हो गया तो क्या करेंगे, तो ये कर लेंगे। तो एनालिसिस करेंगे, फिर उस पर प्लान कर लेंगे, फिर अल्लाह का नाम लेके प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और मॉनिटरिंग करते जाएंगे। ठीक है, तो लाइफ इज नॉट वेरी आइडियल, तो जो भी गलतियां होंगी उसको हम सीखते जाएंगे। ये हमने पढ़ लिया था, ये 1 2 3 4। तो पहला काम है क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लो, फिर उन पे क्या एक्शन प्लान हो सकता है, फिर उसको एक प्लान बना लें। प्लान बनाने के लिए हमने कहा कि जी क्या क्या हो सकता है, फिर हमने देखा उसकी इम्पैक्ट और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तब ये टेक्नोलॉजी के रिस्क हो सकते हैं, लोगों के रिस्क हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क हो सकते हैं, रिक्वायरमेंट के हो सकते हैं, एस्टिमेशन के हमने बताया था बहुत सीरियस इशू होते हैं। ठीक है ना, तो एस्टिमेशन के इश्यूज, ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज, ये हमने पढ़ा था। पढ़ लीजिए, हमने पढ़ लिया था, उसको ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, वरना हम आगे जाएंगे। ठीक है, मैम नॉट जस्ट। ठीक है, ये भी पढ़ लिया था, प्रोबेबिलिटी क्या होती है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, अब ये है जब आप एनालिसिस करते हैं तो व्हाट इफ क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इफ ऐसा हुआ तो, व्हाट इफ ऐसा हुआ तो, व्हाट इफ ऐसा हुआ तो, व्हाट इफ सेवरल इंजीनियर्स आर इल इन द सेम टाइम। अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, या की स्टेक होल्डर जो है वो अगर बीमार हो गया तो क्या करेंगे।
और अगर हमें पता चला कि जनाब इकोनॉमिक टर्न डाउन लीड्स टू बजट कस्ट कट, या हमें पता चला ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा नहीं है और वो हर चीज़ों में पैसे कम कर रहे हैं, तो तब क्या होगा? अभी सारे ऑप्शन है जो आपको पता होना चाहिए। परफॉर्मेंस सही नहीं है, यानी आपको जो काम 6 महीने में कर लेना चाहिए था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे? टीम बढ़ाएंगे या रातों को काम करेंगे, घर नहीं जाएंगे? ठीक है, तो ये नॉर्मल सिनेरियोज हैं जिसका आपको मालूम होना चाहिए। तो ये रिस्क है, दिस कैन गो रॉन्ग। ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ठीक है, लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं, तो जिससे आपको रिस्क आइडेंटिफाई होगा तो इस पे आपने अभी ये स्ट्रेटजीज टू हेल्प रिस्क कैसे होगी, अब ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल प्रॉब्लम में तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। रिक्रूटमेंट प्रॉब्लम, अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस हैं, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो खाली छोड़ के नहीं जा रहे, लेकिन वो एक रेपुटेशन भी स्प्रेड आउट करती है कि जी फलाने सॉफ्टवेयर हाउस में काम ज्यादा कराते हैं, पैसे नहीं देते, तो लोग जाते भी नहीं है वहां पर। उसको नौकरी नहीं मिलती, वो चला जाता है, मालूम है मैंने 4-5 महीने काम करने, जब तक नौकरी नहीं मिल रही, कहीं और नौकरी मिलेगी तो मैं छोड़ दूंगा। तो ये रिक्रूटमेंट के प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ नौकरी तो मिल रही है, लेकिन यहाँ से जूस निकाल लेते हैं और यहाँ छोड़ छोड़ के लोग जा रहे होते हैं, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। डिफेक्टिव कंपोनेंट्स, रिक्वायरमेंट चेंज, अभी रिक्वायरमेंट चेंज में याद है आपको अपने ट्रेसेबिलिटी पढ़ी थी कि भाई क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो ट्रेसेबिलिटी, ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। तो ट्रेसेबल होने की वजह से इम्पैक्ट देखेंगे और अब चेंज नहीं होने देंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग ये बहुत कम होगा, लेकिन बहरहाल जब होगा तो चैलेंज आ जाएगा कि जनाब वो साहब तो छोड़ के चले गए हैं, जो काम उन्होंने किया था वो अब छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से डेटाबेस की परफॉर्मेंस है कि जो आपने लगाया था, प्रोजेक्ट शुरू किया था तो बहुत अच्छी थी, अब 1 साल हो गया है तब भी सही चल रही है, लेकिन 3 साल बाद ये डिग्रेड हो गई है, तब क्या करेंगे? तो आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि जब डेटा ज्यादा आएगा तो कैसे सही करेंगे, उसकी लॉजिक कैसे सही होगी। अब ये सारी चीजें जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेट करती है, ठीक है ना। असिस्ट करेंगे हर डिपेंडिंग कि अगर 1 साल का प्रोजेक्ट है तो हर महीने हर 2 महीने बाद आप असिस्ट करेंगे क्या इफेक्ट है, उसको मॉनिटर करेंगे और उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। अब ये रिस्क इंडिकेटर्स क्या चीज होते हैं, देखिए पढ़ लीजिए। एस्टिमेशन का रिस्क हो सकता है, हमने बात भी की थी कि कुछ लोग आपने 6 महीने में जो काम करना था वो नहीं कर पा रहे हैं। अब इसकी दो वजूहत हो सकती है ना, एक तो वजह ये हो सकती है कि जी मैं काम नहीं अच्छा कर रहा हूँ, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, एक तो ये वजह हो सकती है, ये वजह है, तो इसको करेक्ट करने की जरूरत है। जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उनको आप रेप्रीमांड करेंगे, सवाल करेंगे, पूछेंगे। एक वजह ये भी हो सकती है कि काम था ही 8 महीने का और आपने प्लान किया था जनाब 6 महीने में, तो वो तो काम नहीं होने वाला है, तो लोगों की परफॉर्मेंस नहीं है, वो आपकी एस्टिमेशन गलत थी। तो ये दोनों चीजें सही होनी चाहिए, एस्टिमेशन भी और लोगों की परफॉर्मेंस भी, दोनों अलग अलग चीजें। तो एस्टिमेशन कैसे सही होती है? हिस्टोरिकली वो सही होनी चाहिए। अगर एस्टिमेशन सही नहीं है तो पूरा प्रोजेक्ट एट रिस्क है, बात समझ में आ रही है? पूरा प्रोजेक्ट एस रिस्क है, ठीक है। तो क्योंकि फिर आप रातें लगाएंगे, लोगों से कहेंगे करो और उनको घर नहीं जाने देंगे, उनके साथ आपका बिहेवियर, तो फिर आप, हालांकि परफॉर्मेंस का इशू नहीं था लेकिन आपने उसको परफॉर्मेंस का इशू बना दिया है क्योंकि आपसे गलती हुई है, अब आप उसको ऑन नहीं कर रहे हैं और आप सारी टीम पे डाल रहे हैं, ये एक रिस्क है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल लैक ऑफ एक्शन बाय सीनियर मैनेजमेंट, मसलन आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं लेकिन आपके पास एक ट्रेंड रिक्वायरमेंट इंजीनियर नहीं है, तो क्या रिस्क है? रिस्क ये है कि रिक्वायरमेंट सही नहीं आएगी। अब ये रिस्क नहीं है, पूरा चेन रिएक्शन है। रिक्वायरमेंट सही नहीं आएगी तो डिजाइन सही नहीं होगी, डिजाइन सही नहीं होगी तो डेवलपमेंट सही नहीं होगी, जब डिलीवरी करेंगे तो कस्टमर नाखुश होगा, फिर वही साइकिल चलेगा, दोबारा से रिक्वायरमेंट लो, दोबारा से सही करो, रीवर्क करो, रिपेयर वर्क करो, तो ये है। तो मैनेजमेंट कहती है यार बीए हायर करने के लिए, रिक्वायरमेंट इंजीनियर करने के लिए पैसे ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये रिस्क है कि हमारे पास इतना बिजनेस ही नहीं है कि हम एक जबरदस्त किस्म का बीए हायर कर सकें। पुअर स्टाफ मोरल, अगर आप जब सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं
तो एक तो काम है टेक्नोलॉजी सीखना सिखाना काम को, ये एक ऑब्जेक्टिव है आपका। दूसरा काम है जिन लोगों के साथ काम करते हैं वो मोहब्बत से शफकत से प्यार से पेश आते हैं, जैसे फैमिली होती है उस तरह से रहते हैं, तो आपकी अट्रैक्शन बढ़ेगी। लेकिन अगर वो डिफरेंट तरीके से मिलते हैं, आपको साइड लाइन करते हैं, बदतमीजी से इंसल्ट से बात करते हैं, तो फिर आपका मोरल नीचे जाना शुरू होता है। मजबूरी है, जिस दिन आपको नौकरी मिलेगी आप छोड़ के भागेंगे।